नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे रूबरू श्रवण जी से और उनसे जानेंगे कि ये जो उत्तर दक्षिण का विवाद खड़ा हो गया है, इसके मायने क्या है, इसकी जड़ में क्या है। वैसे ऊपर से दिखने में तो यही लगता है कि दरअसल केंद्र सरकार ने जो डिलिमिटेशन करने का जो फैसला किया, यानी परिसीमन का जो फैसला किया है, आ, उसका विरोध कर रहा है तमिलनाडु की सरकार और उसके साथ साथ दूसरे दक्षिण भारतीय प्रदेश। एम के स्टालिन इसको लीड कर रहे हैं। पिछले दिनों दक्षिण भारत के साथ माफ करिएगा, तमिलनाडु के साथ 7 अन्य राज्यों की एक बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि डिलिमिटेशन को अगले 25 साल तक के लिए टाल देना चाहिए। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि अगर दक्षिण भारत इस पर अड़ा रहता है और बार बार इशारों में और सीधे यह तोहमत लगाता है कि दरअसल अच्छा काम तो दक्षिण भारत के राज्य कर रहे हैं और उत्तर भारत के राज्य जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल का काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीजें अच्छी नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से वहां तमाम तरीके की गरीबी है और पिछड़ापन है, तो उसकी सजा उन्हें क्यों मिलनी चाहिए। क्या ये महज इतनी सी बात है या इसके पीछे सच्चाई कुछ और भी है? जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू सर, बताएं सर। देखिए साहब, सच्चाई बहुत अलग है हाँ। या थोड़ी अलग है, बहुत नहीं भी हो तो थोड़ी बहुत अलग है। और ये कई तरह की लड़ाइयों में तब्दील हो गई है। ये एक लड़ाई तो हमको जो दिख रहा है कि दक्षिण के 5-6 राज्यों की, उत्तर भारत का उसमें आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है, पर उसका कोई महत्व इसलिए नहीं है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको ना कोई फायदा होना है ना नुकसान होना है। वो एक पॉलिटिकल रीजन से जुड़ी है। पर मुख्यतः ये दक्षिण भारत की जो 5-6 पार्टियां हैं, ये उनका मामला है। जो ऊपरी तौर पर नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये विरोध डिलिमिटेशन को लेकर सिर्फ, या परिसीमन को लेकर जो विरोध है, हम बाद में ये भी बात करेंगे कि परिसीमन के जरिए क्या होने वाला है जी। वो केवल दक्षिण राज्यों और केंद्र सरकार के बीच का है। मैं इसको ये देख रहा हूं कि ये जो लड़ाई है दक्षिण के क्षेत्रीय दलों और उत्तर भारत के क्षेत्रीय दलों के बीच भी है, जो अब बढ़ेगी या सामने आएगी। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ या फायदा नहीं हुआ या नीचा देखना पड़ा, तो वो कांग्रेस को देखना पड़ेगा। तो ये इसके कई मामले हैं, अपन इसको अपने पास जितना टाइम है उसमें करते हैं। देखिए कि 2026 में सेंसस प्रस्तावित है, होना चाहिए। जनसंख्या जनगणना होनी चाहिए 2026 में। काफी ड्यू है, 2021 से ड्यू है, तो होना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। पिछली 2011 में हुई थी, फिर कोविड आ गया और तमाम चीजें हो गई, तो अब ऐसा लग रहा है कि 2026 में होगी। 2026 की जनगणना के बाद, सेंसस के बाद प्रस्तावित है कि परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब ये कि जहां जनसंख्या बढ़ गई है या पूरे देश की बढ़ी है, तो अब जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ेंगी, जनसंख्या के हिसाब से बढ़ेंगी। तो दक्षिण के जो राज्य हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं, ये हमको समझने की बात है। दक्षिण के जो राज्य हैं वो तो ये मांग तो कर रहे हैं कि सेंसस हो, उनका विरोध सेंसस से नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू हो, वो ये मांग भी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें भी बढ़ जाएं, इससे भी विरोध नहीं, क्योंकि ये सब उनको फायदा करता है। उनका वो कास्ट सेंसस भी चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं।
तेलंगाना में जैसे हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, उनका विरोध ये है। वो फाइनेंस कमीशन भी चाहते हैं कि वित्त आयोग भी बनते रहें और डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी होता रहे, पर उनको लोकसभा की सीटें बढ़ी हुई नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि जितनी 543 हैं उतने ही रहना चाहिए। और ये जो व्यवस्था है 543 सीट्स की, इसको अगले 25 सालों तक के लिए फ्रीज कर दिया जाए। मतलब अगले 25 सालों तक ये सीटें, जनसंख्या चाहे जितनी हो जाए देश की, हम्म। सीटें 543 ही रहना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं या मेरी जानकारी गलत नहीं है, तो योगेंद्र यादव भी यही चाहते हैं कि ये जो है फ्रीज हो जाए 25 सालों के लिए या 30 सालों के लिए। अब दक्षिण के राज्य डरे हुए हैं कि डिलिमिटेशन हुआ या परिसीमन हुआ तो जनसंख्या के आधार पर सीटें जो बढ़ेंगी उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का डोमिनेशन है बड़े बड़े राज्यों में उत्तर भारत के, और दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या नहीं बढ़ी है। उसके कई कारण वो बताते हैं, परिवार नियोजन भी बताते हैं, इकोनॉमी भी बताते हैं, कई चीजें बताते हैं। तो मुख्य मुद्दा ये है दक्षिणी राज्यों का डर का कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वो ये नहीं मान रहे हैं कि आगे चल के कांग्रेस का को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो इसका ये एक ध्वनि ये भी निकलती है कि कांग्रेस तो अब इन राज्यों में जहां बीजेपी का आधिपत्य है वहां कोई सीटें नहीं बढ़ा पाएगी या उसकी हुकूमत कायम नहीं हो पाएगी। एक ध्वनि ये भी निकलती है। अब देखिए कि लोकसभा की जो सीटें हैं वर्तमान, उसको अगर 543 पर ही कायम रखते हैं, इसका मतलब है 25 साल तक कायम रखते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो 2050 तक देश की आबादी चाहे जितनी हो, सांसदों की कॉन्स्टिट्युएंसीज में उतनी ही रहेंगी। मतलब एक सांसद की कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर अभी 15 लाख हैं तो 20 लाख भी हो जाए तो भी सांसद एक ही रहेगा। इसको ऐसे समझें कि ये जो वर्तमान में जो व्यवस्था है 1977 में औसतन 10 लाख, 10.11 लाख, 10.11 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था एक सांसद 1977 में। और तब देश की जो आबादी थी आशुतोष जी, वो 64 करोड़ थी, 64 करोड़। अब आप सोचिए कि 1977 में 64 करोड़ आबादी, 543 सीट्स, और वही आबादी का रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसी आधार पर आज भी 543 सीट्स बनी हुई हैं, ये मानते हुए कि आबादी 10 हर सांसद 10.11 लाख का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि वो कहीं ज्यादा का कर रहा है। आबादी 144 करोड़ है हमारे यहाँ, तब 64 करोड़ थी। अब ये जो कह रहे हैं 25 साल के लिए फ्रीज कर दें, इसका मतलब है कि 2050 में देश की आबादी 165 से 170 करोड़ हो जाएगी। मतलब आबादी 165 करोड़ हो जाए, हमको चिंता नहीं, सांसदों की संख्या 543 रहनी चाहिए। ये बेसिक डिमांड है। अब देखिए कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन राज्यों का निर्माण ये इसलिए हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से संभव नहीं हो पा रहा था कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा, मध्य प्रदेश उसमें छत्तीसगढ़ के राज्य भी शामिल, जिले भी शामिल हों, तो एक नया छत्तीसगढ़ बनाया गया। उत्तर प्रदेश को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, झारखंड बनाया गया, बिहार को काट के। इसका मुख्य मुद्दा यह था कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन पटना से नहीं हो सकता, भोपाल से नहीं हो सकता, लखनऊ से नहीं हो सकता, तो दो राजधानियां बनाई गई, वो बनाई गई। आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना बना, हालांकि उसके पीछे तेलंगाना राष्ट्र समिति का एक आंदोलन था, पर फिर भी आज जो तेलंगाना नेतृत्व कर रहा है इस पूरे के पूरे चीज का,
वही विरोध भी कर रहा है परिसीमन का। अगली बैठक अभी 22 मार्च को चेन्नई में हुई इन लोगों की, दक्षिणी राज्यों की अगली बैठक 30 तारीख को तेलंगाना में होने वाली है, हैदराबाद में होने वाली है। हमारे यहाँ हमको पता है कि यूपी को इतना बड़ा मान रहे हैं कि उसको भी 3 टुकड़ों में बुंदेलखंड बनाने की बात चल रही है और अलग एक हिस्सा बनाने की बात चल रही है। पर इसका विरोध हमारे दक्षिण के राज्य क्यों कर रहे हैं? देखिए, सांसदों का जो अधिकार क्षेत्र है जनसंख्या के आधार पर, उसका परिसीमन क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा सवाल है। और दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी परिसीमन को लेकर केंद्र से जो लड़ाई है उसका दूसरा पहलू क्या है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। एक केंद्र से लड़ाई का मैंने कहा, दूसरा पहलू मैं बता रहा हूं कि डीएमके की जो लड़ाई है वो इंडिया ब्लॉक के घटक दलों से कैसे हो रही है। डीएमके इंडिया ब्लॉक का एक मुख्य घटक है, पर उसकी लड़ाई इंडिया ब्लॉक के दूसरे घटकों से क्यों है इस मुद्दे पर कि जैसे समाजवादी पार्टी वो डीएमके के साथ नहीं है इस मांग में, तृणमूल कांग्रेस नहीं है इसके साथ में, राष्ट्रीय जनता दल नहीं है इसके साथ में, शिवसेना उद्धव ठाकरे की इसके साथ में नहीं है डीएमके की मांग के, दक्षिणी राज्यों की मांग के साथ में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जो एनसीपी है शरद पवार की, वो भी नहीं है। कारण क्या है? कारण दो है। एक तो ये है कि 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें कॉर्नर की, आपने देखा उत्तर प्रदेश में। सर, समाजवादी ने सपोर्ट किया है डीएमके को, नहीं, आरजेडी ने विरोध किया। नहीं, समाजवादी का सपोर्ट जो है वो एक औपचारिक हो सकता है, पर जो एक्चुअल में है, जो दिख रहा है अखबारों में, जो हिंदू की रिपोर्ट में बता रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रहा हूं कि ये जो दल विरोध में है या समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे मान लें कि खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसका कारण मैं बता रहा हूं कि ये लोग इस डीएमके की मांग के साथ क्यों नहीं है। एक तो 2024 का जो रिजल्ट है उसमें आप देखें कि समाजवादी पार्टी ने जो गेन किया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जो गेन किया, और एनसीपी ने जो गेन किया शरद पवार की पार्टी ने, या शिवसेना ने जो गेन किया, या आरजेडी ने जो गेन किया, या कांग्रेस ने भी जो गेन किया, तो उत्तर भारत के क्षेत्रीय दलों का यह मानना है कि 2026 में संभावित जो जो सेंसस है संभावित, उसके बाद जनसंख्या का आधार अगर 10 लाख से 15 लाख हो जाता है, अभी मैंने बताया 10.11 लाख जो पॉपुलेशन का आधार है 1977 का, तो उसमें क्या होगा कि 15 लाख होने पर यूपी में जो यूपी और उत्तराखंड की 85 सीटें हैं वो बढ़कर 168 हो जाएंगी, मतलब ऑलमोस्ट दुगनी हो जाएगी, 168, 85 की जगह, और बिहार और झारखंड की 54 की जगह 114 हो जाएंगी, और तमिलनाडु की केवल 40 से 52 होंगी, और केरल की 20 से 24 होंगी, और वेस्ट बंगाल में 42 से 66 हो जाएंगी। अब वेस्ट बंगाल में ममता का एक क्षेत्र राज्य है, वो क्यों चाहेंगे कि परिसीमन नहीं हो? उनकी सीटें अगर बढ़ रही हैं लोकसभा में, तो वो क्यों डीएमके की मांग का समर्थन करेंगे? पर दिक्कत यह है आशुतोष जी कि 15 लाख का बेंचमार्क अगर होता है तो लोकसभा की कुल सीटें 942 हो जाएंगी, जबकि जो बढ़ी हुई सीटें हैं लोकसभा में वो 888 हैं, 888 हैं, मतलब 888 है। इसलिए 15 लाख का गणित काम नहीं करता है। एक जो अनुमान है कि 20 लाख की जनसंख्या का बेंचमार्क हो सकता है, उसमें क्या होगा कि तमिलनाडु की और केरल की जो सीटें हैं वो घट जाएंगी, पर यूपी की और उत्तराखंड की 126 हो जाएंगी,
बिहार और झारखंड की 85 हो जाएंगी और वेस्ट बंगाल की 42 से 50 हो जाएंगी, मतलब कुल सीटें बढ़ के 707 हो जाएंगी। अब 888 सीटें हैं और 707, इसका मतलब है कि परिसीमन कहीं 15 से 20 लाख के बीच में 888 को करने के लिए हो सकता है। इसका एक अन्य पक्ष यह है आशुतोष जी कि इस लड़ाई के बाद, ये जो लड़ाई हम देख रहे हैं चल रही है, इसके बाद इंडिया ब्लॉक खत्म हो गया है। अगर आप देखें कि जो पुराना इंडिया ब्लॉक है वो खत्म हो गया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2024 के चुनाव परिणामों के मद्देनजर ये जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी हो, इन सबको फायदा हो रहा परिसीमन से। एक मोटे तौर पर एक ये भय है कि बीजेपी हमेशा क्या इसी तरह से अपनी हुकूमत कायम रखेगी। कुछ मतलब विरोध, मतलब कांग्रेस भी गेन करेगी, मतलब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में। तो सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है कि दक्षिणी राज्यों को दो तरह से संघर्ष करना पड़ सकता है। एक तो केंद्र लड़ाई में इस मुद्दे पर, और दूसरा इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं वो साथ नहीं देंगे जो उत्तर भारत के हैं। और तीसरा ये कि कांग्रेस के जो इकाइयां उत्तर भारत की हैं वो खुलकर समर्थन नहीं कर सकती दक्षिण भारत का, जैसे कि दक्षिण भारत में समर्थन कांग्रेस कर रही है। मतलब कांग्रेस की दुविधा भी यह है कि उत्तर भारत की कांग्रेस अलग और दक्षिण भारत की कांग्रेस अलग। जैसे नर्मदा का प्रोजेक्ट जब आया तब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार विरोध में थी नर्मदा बांध के, और नरेंद्र मोदी की हुकूमत बीजेपी की गुजरात की उसके पक्ष में थी। ये पूरा का पूरा उसको अगर कंक्लूड करना हो तो मुद्दा ये है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो लड़ाई है डिलिमिटेशन की, वो सिर्फ केंद्र और दक्षिण के राज्यों के बीच में नहीं होगी, ये अब उत्तर के और दक्षिण के क्षेत्रीय दलों के बीच में भी पहुंच सकती है। और एक जो हम समझ रहे हैं अभी तक की ये कॉमन कॉज है विपक्ष का, ये विपक्ष का कॉमन कॉज नहीं है। क्योंकि अगर सवाल ये कि परिसीमन अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सेंसस फिर चाहते ही क्यों हैं हम? सेंसस होना ही क्यों चाहिए? सेंसस का फायदा क्या है? और केंद्र सरकार कास्ट सेंसस के खिलाफ है। ये जो लड़ाई है, मैंने इसलिए थोड़ा सा सोचा कि आपको, अपने दर्शकों को, हम ये डिलिमिटेशन के कारण जो उत्तर और दक्षिण में एक विभाजन हो रहा है बहुत बड़ा, इमोशनल जिसको डिवीजन कह सकते हैं, वो उसके कई कारण हैं। हालांकि कारण गिनाए ये जा रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, जनसंख्या नियंत्रण किया, इकोनॉमी बेटर की, तमाम चीजें हमने की, पर मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है पॉलिटिकल वर्चस्व में कन्वर्ट हो गई है। और ये अगर बढ़ता है मामला और उत्तर भारत के क्षेत्रीय दल दक्षिण का साथ नहीं देते हैं तो इसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। और बीजेपी शायद चाहती भी यही है कि इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाए और ये जो इंडिया ब्लॉक के घटक हैं कम से कम इस मुद्दे पर आपस में झगड़ने लगे। और एक नया इंडिया ब्लॉक साउथ का आप देख रहे हैं कि डीएमके के नेतृत्व में आपको नजर आ रहा है। तो आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर समाप्त करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.